सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही प्रचलित मीम चलता है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। पर यह बात कभी राजस्थान के कुछ जनजातियों को पता चल जाए ना, तो त्योरी चढ़ाते हुए बोलेंगे, क्या छोर है, मारा को सिखा रिया है। भारत वो देश है जो विविधताओं का भंडार है। यूं ही नहीं कहते हैं कि 2 कोस में बदले पानी, 4 कोस में बानी। और ऐसे ही उस प्रचलित मीम को सदियों पूर्व एक अनोखे रूप में एक जनजाति ने एक ऐसा रूप दिया जिसे देखकर आप भी कहोगे, वाह क्या कलाकृति है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको ले चलता हूं वीरों की भूमि राजस्थान की ओर, जो कला की धरती भी है और जहां पर छुपे हैं फड़ कला जैसे रत्न, जिन्हें देखकर कला के बड़े से बड़े पुजारी भी नतमस्तक हो जाएंगे। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल और फेसबुक पेज को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आपने मधुबनी कला, कलमकारी कला, वर्ली कला इत्यादि के बारे में काफी सुना होगा, परंतु यह फड़ कला किस वस्तु का नाम है? कभी वस्त्रों पर देवों की स्तुति देखी है? अविश्वसनीय, असंभव है ना? परंतु फड़ कला यही है। अब ये अद्भुत कला उत्पन्न कैसे हुई? राजस्थान में कई जनजाति ऐसे होते थे जो अपने मूल आदर्शों से विमुख नहीं होना चाहते थे, परंतु उसके लिए एक सुनिश्चित समाधान भी चाहते थे। ऐसे में उन्होंने चलते फिरते मंदिर बनाने की सोची। अब यह कैसे संभव था? वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी से उत्पन्न हुई फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला राजस्थान की लोक चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली है। चित्रकला की शैली को पारंपरिक रूप से कपड़े के लंबे टुकड़ों पर फड़ के रूप में जाना जाता है। लोक नारायण देव और देव नारायण सभी चरणों में हैं, लेकिन भगवान कृष्ण और रामायण और महाभारत के दृश्य भी चरणों में हैं। इस कला को रंगों में आत्मसात करने के लिए पौधों और खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों को गोंद और पानी के साथ मिलाया जाता है। फड़ कपड़े बनाने की प्रक्रिया भी कला रूप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सूती कपड़े को पहले उबलते आटे और गोंद को मिलाकर स्टार्च यानी माड़ बनाया जाता है। फिर इसे एक विशेष पत्थर के उपकरण से जलाया जाता है, जिसे मोहरा कहते हैं, और उसके पश्चात उस पर विशिष्ट रंगों का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन की शाम हेतु मंदिरों या पृष्ठभूमि के रूप में उनका उपयोग हेतु फड़ चित्रण किया करते थे। चित्रों में आंकड़े हमेशा दर्शक के बजाय एक दूसरे का सामना करते हैं, जैसे वह एक दूसरे से बातें कर रहे हों। चित्रकारी की इस शैली की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि देवता की आंखें हमेशा अंत में खींची जाती है, क्योंकि कलाकारों का मानना है कि इससे देवता जागृत होते हैं और उसके पश्चात चित्रकारी एक यात्रा मंदिर समान बन जाती है। कई सदियों पुरानी यह चित्रकला आज भी जीवित है, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति के दर्शन दिखाती है। इसकी उत्पत्ति शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान के पास में पाई जाती है, जो स्थानीय देवताओं और देवताओं की विस्तृत धार्मिक कथाएं सुनाती है। इन पारंपरिक चित्रों को राबड़ी जनजाति के पुजारी गायकों द्वारा बुलाया जाता था, जिन्हें भोपा और भोपिया कहा जाता था, जो अपने स्थानीय देवताओं की कहानियों का गायन और प्रदर्शन करते थे। पारंपरिक पेंटिंग्स बड़ी होती थी, जिनमें पाबूजी की फड़ या पाबूजी की फड़ पेंटिंग 15 फीट लंबी और देव नारायण लगभग 30 फीट लंबी होती थी। आज भी भोपाओं की कथा परंपरा कुछ गांवों में जीवित है। फड़ चित्रों को हाथ से बने मोटे सूती कपड़े पर बनाया जाता है, जिसे धागे को मोटा करने के लिए रात भर भिगोया जाता है। फिर इसे चावल या गेहूं के आटे से स्टार्च के साथ कड़ा किया जाता है, फैलाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है, और सतह को चिकना करने के लिए इसे मून स्टोन से रगड़ा जाता है। फड़ पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसमें प्राकृतिक रेशों का उपयोग किया जाता है और पत्थरों, फूलों, पौधों एवं जड़ी बूटियों से प्राकृतिक चित्र बनाए जाते हैं। पेंट कलाकारों द्वारा हस्त निर्मित होते हैं और कपड़ों पर लागू करने से पूर्व गोंद और पानी द्वारा मिश्रित होते हैं। इसमें काफी रंग दिखाई देंगे जो आंखों को तरोताजा कर देते हैं।
इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला हर एक रंग का विशिष्ट उद्देश्य होता है। एक बार जब मुख्य देवताओं की आंखों को चित्रित किया जाता है तो कलाकृति जीवित हो जाती है और वो पूजा के योग्य होती है, और इसके पश्चात कलाकार कलाकृति पर बैठ नहीं सकता। चूंकि फड़ कला की परंपरा का इतनी बारीकी से संरक्षण किया गया था, इसीलिए आर्ट फॉर्म के लुप्त प्राय होने के खतरे का सामना करना स्वाभाविक था। कलाकृति को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने की इच्छा के साथ प्रसिद्ध लाल चित्रकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीलाल जोशी ने फड़ परंपरा से जुड़े सभी रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी और 1960 में राजस्थान के भीलवाड़ा में जोशी बाला कुंज को स्थापित करने का निर्णय किया, जहां पर 3000 से अधिक कलाकारों को प्रशिक्षित किया गया। इस तरह से सभी ने इस कला को संरक्षित किया भी है और प्राकृतिक और पारंपरिक तकनीक से इसे जीवित रखने के लक्ष्य को केंद्रित भी किया। इसमें रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा और यहां तक कि पंचतंत्र की कहानियों और पात्रों को पेश किया गया, जो चित्रों को बड़े दर्शकों को आकर्षित भी करते हैं। परंतु ये लोक कला अब विलुप्त प्राय क्यों हो रही है? क्योंकि प्राकृतिक रंग दुर्लभ है, हस्त निर्मित कपड़ों की उपलब्धता और उनके टिकाऊ होने पर संदेह रहता है, और सबसे अधिक डिजिटल आर्ट का उद्भव हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि फड़ कला अब पहले जितना कई लोगों के लिए प्रभावशाली नहीं रहा और रेगिस्तान की धूल में कहीं खो रहा है। परंतु सब कुछ सदैव के लिए नष्ट नहीं होता। लोग कहते थे कि रेडियो खत्म हो गया, परंतु उसने भी 21वीं सदी में एक नया रूप ले लिया। आधुनिक युग में बस सही दिशा की आवश्यकता है, और यदि संभव हुआ तो शीघ्र ही फड़ कला की कीर्ति भी चारों ओर पुनः गूंजेगी।